हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 33 करेंगे। तो ये एबीएम का लास्ट चैप्टर है फ्रेंड्स। मॉड्यूल डी का भी लास्ट चैप्टर है और एबीएम का भी लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर है रीस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन और रिकवरी से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, जो पर्पज़ है वो क्या होता है कि जब आप किसी को लोन दे देते हैं और मान लीजिए वो लोन वापस नहीं कर पा रहा है, तो बैंक के पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। एक तो बैंक रिकवरी करने की कोशिश करता है अगर अकाउंट एनपीए वगैरह हो गया है। दूसरा, क्या रीस्ट्रक्चरिंग करके क्या लोन की किस्तें, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये महीने की किस्तें जा रही हैं, क्या हम उसको 4,000 या 5,000 की किस्त कर दें तो सर्वाइव हो जाएगा? तो रीस्ट्रक्चरिंग करके या रिहैबिलिटेट करके। रिहैबिलिटेशन का मतलब हो उसको थोड़ा लोन और दे दिया। मान लीजिए 5 करोड़ का लोन पहले ही दिया हुआ है और इंडस्ट्री अच्छे से नहीं चल पा रही, तो क्या 1 करोड़ का लोन और दे दें तो ये चल पाएगा? तो ये होता है बेसिक, जो बैंक जो है अकाउंट को अगर सर्वाइव करवाना चाहता है तो वो क्या करेगा, रिकवरी की कोशिश करेगा, रीस्ट्रक्चरिंग की भी ट्रायल करेगा और रिहैबिलिटेशन का भी प्रयास करता है किसी भी अकाउंट को आगे चलाए रखने के लिए। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे क्रेडिट डिफ़ॉल्ट क्या होता है, विलफुल डिफ़ॉल्टर किसे कहते हैं, नॉन कोऑपरेटिव बारोअर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्राइटेरिया क्या होता है। तो इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो क्रेडिट में डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब होता है? सीधी सी बात है, कस्टमर ने आपसे लोन लिया और आपके पैसे वापस नहीं कर पा रहा है, क्रेडिट का डिफ़ॉल्ट यही होता है फ्रेंड्स। ओके, सिंपल सी लैंग्वेज में, किसी भी कस्टमर ने आपसे लोन लिया हुआ है लेकिन जो उसकी किस्तें हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये महीने की जो किस्त है वो वापस नहीं कर पा रहा है, तो इसी का मतलब ही होता है फ्रेंड्स, आपका क्या हो गया, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट हो गया। इन केस ऑफ डायरेक्ट लेंडिंग का क्या मतलब है, मतलब कैश में आपने कैश लेंडिंग करी हुई है, कैश फंड बेस्ड लेंडिंग की हुई है। और अगर मान लीजिए कोई गारंटी इशू कर दी है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया हुआ है, तो जब फंड जो है आने चाहिए, वापस मिलना चाहिए पैसे, कब? जब लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हो जाती है तो पैसा वापस मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, तो उस केस में भी जो है आपका क्रेडिट डिफ़ॉल्ट माना जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जब आपका पैसा वापस जो है कस्टमर या जो कस्टमर है या काउंटर पार्टी है वो उसकी इनेबिलिटी है या अनविलिंगनेस है। इनेबिलिटी का मतलब पैसा देना तो चाहता है पर दे नहीं पा रहा है, और अनविलिंगनेस मतलब उसकी इच्छा ही नहीं कि वो पैसा वापस ही नहीं करना चाहता है। आपसे 10 लाख रुपए का लोन लिया है और वो आपको पैसे वापस ही नहीं करना चाहता है, तो ऐसे ही कस्टमर को आगे चल करके हम विलफुल डिफ़ॉल्टर के रूप से जाना जाता है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमको कि हाँ, कस्टमर पैसे वापस नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाहता है तो उसे ही क्रेडिट डिफ़ॉल्ट कहते हैं। अगर डायरेक्ट लेंडिंग है या फंड बेस्ड लेंडिंग है तो जो इंस्टॉलमेंट आनी चाहिए वो एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं आ रही है, या फिर जो अगर आपने बैंक गारंटी इशू की है या लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया हुआ है तो जो लायबिलिटी का क्रिस्टलाइजेशन हो गया है और उसके बावजूद भी जो है पैसे जो आने चाहिए, फंड आना चाहिए वापस, वो वापस नहीं मिल रहा है, तो उसे ही फ्रेंड्स हम क्रेडिट डिफ़ॉल्ट कहते हैं। दूसरा टॉपिक है स्ट्रेस एसेट किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस एसेट का मतलब ये होता है, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, तनाव, है ना। कोई एक किसी को आपने लोन दिया हुआ है पर वो या तो पैसे वापस नहीं कर पा रहा है ना, या तो फिर जो है उसकी कंडीशन ऐसी हो रही कि हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड 1-2 महीने में बाद वो पैसे वापस ना कर पाए, तो उसे ही फ्रेंड्स स्ट्रेस एसेट कहते हैं। तो स्ट्रेस एसेट उसे कहते हैं जहाँ पर डिफ़ॉल्ट या तो हो चुका है, डिफ़ॉल्ट मतलब पैसे वापस आने बंद हो चुके हैं, या फिर जो है ऐसा मतलब रीजंस हैं हमारे पास, हमें उम्मीद है कि आगे जा कर के वो फ्यूचर में पैसे रिटर्न हमारे नहीं कर पाएगा, तो उसे ही स्ट्रेस एसेट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर आप देखना चाहें तो स्ट्रेस एसेट का, कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए आपने पैसे दिए हुए हैं, 500 करोड़ 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, उसके लिए आपने पैसे दे दिए जो है कस्टमर को, मान लीजिए, और क्या हुआ कि वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ, है ना, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट किया ही नहीं उसने, कोई और काम ही कर लिया, तो उस केस में देखिए अब ये स्ट्रेस एसेट हो गया आपका कि नहीं। अगर मान लीजिए आपने 500 करोड़ रुपए दिए थे उसको और वो 500 करोड़ रुपए लगा करके अपना इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो था उसको लगाता, तो आपके वो जो कमाई करता उसी से आपके पैसे को लौटाता, लेकिन उसने क्या किया, उसको अबेंडन कर दिया, छोड़ ही दिया उस काम को। तो अब पैसे भले ही इसमें रीपेमेंट नहीं फॉलन एट, रीपेमेंट जो है फॉलन ड्यू नहीं हुई, मतलब कहने का, जब भी लोन दिया था तो उसमें मोरेटोरियम पीरियड दिया जाता है फ्रेंड। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है कि कितने समय तक आपको कोई भी किस्त चुकाने की जरूरत नहीं है, आफ्टर दैट ही किस्तें शुरू होती हैं। तो भले ही रीपेमेंट अभी तक ड्यू नहीं हुई है, कोई किस्त लौटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एसेट जो है स्ट्रेस एसेट हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो स्ट्रेस एसेट किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसा एसेट या ऐसा लोन जिसमें या तो डिफ़ॉल्ट हो चुका है
या फिर जो है मतलब वो जो बिजनेस है वो इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि वो फ्यूचर में जा करके डिफ़ॉल्ट कर देगा, तो वैसे एसेट को ही हम स्ट्रेस एसेट कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब स्ट्रेस एसेट के बाद में हम सबसे लास्ट टाइप जो होता है वो एनपीए हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, आपका किस में आ गया, एनपीए में आ गया। स्ट्रेस एसेट से भी आगे बढ़ा तो एनपीए में आ गया। तो आरबीआई की गाइडलाइन है कि बैंक को अपने एसेट को यानी अपने लोन को या तो परफॉर्मिंग एसेट या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्लासीफाई करना पड़ता है। क्लासीफाई करना पड़ता है परफॉर्मिंग एसेट या उसे ही स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं, और दूसरा हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए जिसे कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अगर परफॉर्मिंग एसेट का क्या मतलब है फ्रेंड्स, आपने किसी को लोन दिया हुआ है और वो 10,000 रुपये महीने की इंस्टॉलमेंट है और हर महीने वो 10,000 रुपये आपको लौटाता जा रहा है, पिछले 10 साल से वो लौटाता जा रहा है, तो इसे हम परफॉर्मिंग एसेट कहेंगे फ्रेंड्स। ओके, परफॉर्मिंग एसेट कह दीजिए या स्टैंडर्ड एसेट कह दीजिए। परफॉर्मिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये परफॉर्म कर रहा है, जो इसको कमाना था वो कमा करके दे रहा है, इसीलिए उसे परफॉर्मिंग एसेट कह दिया। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसे कहेंगे, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग हो गया, मतलब जितनी किस्तें मिलनी थी वो किस्तें मिलनी बंद हो गई हैं या मिल रही हैं लेकिन रेगुलर इंटरवल पर नहीं मिल रही, हर हर महीने की 25 तारीख को मिलनी चाहिए, किसी महीने में मिल रही, किसी महीने में नहीं मिल रही, तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह देते हैं। अब जो फ्रेंड्स आपके एनपीए होते हैं उनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है इस सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो एनपीए जो होते हैं उसे सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट के रूप में क्लासीफाई किया जाता है। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब एक तरफ से चलते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई लोन दिया हुआ है किसी कस्टमर को और हर महीने वो अपनी टाइमली किस्तें देता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो टाइमली किस्तें देता जा रहा है तो वो हमारा परफॉर्मिंग एसेट हो गया या उसे ही स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एसेट, हर महीने किस्तें आ रही तो उसे स्टैंडर्ड एसेट कह दीजिए। लेकिन अगर जो है वो इरेगुलर हो गया, इरेगुलर हो गया मतलब उसने किस्तें नहीं चुकाई, तो अगर 1 से लेकर 30 दिन का गैप है किस्तें चुकाने में, 1 से लेकर 30 दिन तक मतलब इरेगुलर है अकाउंट, मतलब पैसे नहीं आ रहे हैं, 1 से 30 दिन हो चुका है, अगर 1 दिन से लेकर 30 दिन तक हुआ है तो फ्रेंड्स उसे SMA 0 कहते हैं, SMA 0 अकाउंट कहते हैं। ये कैटेगरी होती है एनपीए में ही। SMA का फुल फॉर्म होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। क्या कहते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, SMA 0 क्यों कहा जाता है, मतलब ब्रांच को अब इस अकाउंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 से लेकर 30 दिन के बीच का डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अगर इसको आप कंट्रोल नहीं करोगे तो फ्यूचर में जा करके ये एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। एनपीए में कन्वर्ट होने के लिए 90 दिन लगते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर इरेगुलर 90 दिन तक रह गया तो एनपीए में बदल जाता है, तो इसीलिए इसको SMA 0 से कहते हैं। अब अगर यानी 1 महीना हो गया ना फ्रेंड्स, 1 से लेकर 30 दिन का मतलब 1 महीना हो गया। SMA 1 कब कहेंगे, जब 31 से लेकर के 60 दिन की बात हो जाए, 31 दिन से लेकर 60 दिन तक अगर जो है इरेगुलर रह जाए अकाउंट तो उसे SMA 1 कह देते हैं। और SMA 2 किसे कहेंगे फ्रेंड्स, इसी के आगे ये सीरीज में SMA 2 हो जाएगा। ऑब्वियसली 61 दिन से लेकर अगर 90 दिन तक कोई अकाउंट इरेगुलर रहता है तो उसे हम SMA 2 अकाउंट कह देते हैं, और 90 दिन जैसे ही बीता, आफ्टर 90 दिन इसे एनपीए कह दिया जाता है फ्रेंड्स। ये मैं आपको एकदम टाइम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से समझना चाहें तो यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कोई अकाउंट जो है 1 दिन के लिए इरेगुलर हुआ, SMA 0 कह दीजिए उसे, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 कह दीजिए। 30 दिन तक अगर इरेगुलर रहता है SMA 0 ही कह दीजिए। अगर 31वां दिन आ गया, 31वें दिन से लेकर 60वें दिन तक अगर होता है तो इसे SMA 1 कह दीजिए, और अगर 61वें दिन से लेकर 90 दिन तक होता है तो इसे SMA 2 कह दीजिए, और अगर 90 दिन से भी ज़्यादा 91वां दिन आ जाता है तो इसे तुरंत ही एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। आफ्टर 19 डेज इसे एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब जो एनपीए अकाउंट होते हैं, तो ये तो हमने पढ़ा कि एनपीए कहलाने के पहले तक की कहानी। सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स आपका, SMA 0 है ना, सबसे पहले तो वैसे स्टैंडर्ड एसेट होता है, स्टैंडर्ड एसेट, फिर SMA 0, फिर SMA 1, फिर SMA 2 हो गया, फिर एनपीए कहलाता है। अब जो एनपीए होते हैं उनको फर्दर जो है क्लासीफाई किया जाता है, सब ऑन बिकमिंग एनपीए अकाउंट इज क्लासीफाइड एज सब स्टैंडर्ड एसेट। अब यहाँ पर जब कोई अकाउंट एनपीए में बदल जाता है तो उसे ही हम सब स्टैंडर्ड एसेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट कह देते हैं। अगर कोई अकाउंट एनपीए बन जाता है तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कह देते हैं। अब कोई अकाउंट अगर एनपीए है 12 महीने से ज़्यादा, 12 महीने से ज़्यादा हो गए हैं उसे एनपीए हुए हुए, तो उसे हम फ्रेंड्स डाउटफुल एसेट कहते हैं। क्या कहेंगे, डाउटफुल एसेट कहेंगे। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि कोई मान लीजिए 1 जनवरी की बात है, 1 जनवरी से इरेगुलर हो गया है अकाउंट, है ना, यानी 31 दिसंबर तक पैसे मिल रहे थे, लगातार किस्तें आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। 1 जनवरी को अकाउंट आपका
SMA 0 में गया, है ना। उसके बाद में ये जब 90 दिन इसने पूरे कर लिए तो ये NPA में बदल गया, 90 दिन के बाद ये NPA में बदल गया। और इस 90 दिन के बाद में अगर 12 महीने और बीत जाएं, 12 महीने बीत गए, 90 दिन तो पहले ही बीत चुके थे, तब NPA कहलाया। और NPA होने के बाद 12 महीने अगर और बीत जाते हैं तो उसे फ्रेंड्स हम क्या कह देते हैं, डाउटफुल एसेट कह देते हैं। डाउटफुल क्यों कहते हैं, क्योंकि अब इसके रिकवर होने में डाउट हो गया है, मुश्किल हो गया है। अगर पिछले 12 महीने में NPA होने में 90 दिन पहले ही लग चुके हैं, प्लस 12 महीने और उसने पैसे नहीं लौटा पा रहा है, तो अब चांसेज हैं कि ये एसेट जो है लौट करके नहीं आएगा, हमारा ये लोन फंस सकता है, तो इसे डाउटफुल एसेट कह देते हैं। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अकाउंट है जिसमें अमाउंट रिकवरेबल नहीं है, इररिकवरेबल हो जाता है, डाउटफुल एसेट तो है लेकिन आपको ये लगता है कि रिकवर नहीं हो पाएगा, तो उसे ही लॉस एसेट कह देते हैं फ्रेंड्स। ओके, क्या कह देंगे, लॉस एसेट कह देते हैं, जब अमाउंट रिकवर नहीं हो पाने की उम्मीद रहती है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने NPA के बारे में क्या क्या पढ़ लिया। हमने ये जाना कि कोई भी एसेट जो है परफॉर्मिंग या स्टैंडर्ड एसेट हो सकता है और या नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो सकता है। NPA को फर्दर सब स्टैंडर्ड एसेट, है ना, जब NPA हो जाता है तो उसे ही सब स्टैंडर्ड एसेट कह देते हैं। डाउटफुल तब होता है जब NPA से 12 महीने और बीत चुके हों। और लॉस एसेट तब होता है जब रिकवरी की उम्मीद ही खत्म हो जाए। लेकिन NPA बनने के पहले जो 90 दिन होते हैं उसमें भी SMA 0 होता है। SMA 0 तब होता है जब 1 से लेकर 30 दिन बीत जाए, इरेगुलर हुए। 30 से 60 दिन के बीच में, 31 से 60 दिन के बीच में इसे SMA 1 कहते हैं। SMA का मतलब मैंने आपको बताया स्पेशल मेंशन अकाउंट होता है। SMA 2 में तब जाता है जब 61 से लेकर 90 दिन बीत जाए, और 90 दिन से भी ज़्यादा जब हो जाते हैं, एक दिन, जैसे 90 दिन से एक्स्ट्रा हुआ तुरंत ही उसे NPA अकाउंट कह देते हैं। क्या कह देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह देते हैं। 90 दिन से अगर अकाउंट इरेगुलर है तो वो NPA हो गया। NPA अकाउंट को ही हम सब स्टैंडर्ड एसेट भी कहते हैं। क्या कह देते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट कह देते हैं। और अगर किसी अकाउंट को NPA होने के 12 महीने और बीत जाएं तो उसे हम डाउटफुल कह देते हैं। और डाउटफुल एसेट के बाद में अगर रिकवरी की उम्मीद ना रहे तो उसे हम लॉस एसेट मान लेते हैं, यानी कि अब लॉस हो चुका है, हमें पैसे वापस नहीं मिलने हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी मेड एसेट पोर्टफोलियो। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे अकाउंट की कैटेगरी बदलती जाती है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, जैसे जैसे कैटेगरी बदलती जाती है वैसे वैसे प्रोविजनिंग का परसेंटेज बदलता जाता है। अगर कोई अकाउंट सब स्टैंडर्ड है तो हो सकता है उसके लिए आपको 15% प्रोविज़न करना पड़े। अगर कोई एसेट जो है आपका डाउटफुल हो गया है तो आपको 50% प्रोविज़न की ज़रूरत है। अगर कोई एसेट लॉस हो गया तो 100% प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट होती है। अब सवाल ये होता है फ्रेंड्स कि प्रोविज़न क्या होता है। तो देखिए प्रोविज़न की ज़रूरत इसलिए होती है कि अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ जाए तो बैंक सर्वाइव कर पाए उस सिचुएशन में, उसके लिए प्रोविज़निंग की जाती है। प्रोविज़निंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मान लीजिए आपने किसी को 2 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक है, लोन दे दिया तो सब कुछ सही चल रहा था, तो बहुत ही कम, मेरे ख्याल से 0.4% की प्रोविजनिंग फिर भी कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही ये एसेट आपका NPA में गया, मान एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये करेक्ट हो डेटा ज़रूरी नहीं है, NPA में गया तो मान लीजिए वहाँ पर कहा गया कि 15% की प्रोविजनिंग करनी है। तो अब क्या होगा, बैंक क्या करेगा, 2 लाख रुपए का 15%, मेरे ख्याल से 30,000 रुपये होंगे, 30,000 रुपये का प्रोविजनिंग कर देगा, प्रोविज़न बना देगा कि हाँ मुझे, यदि ये अकाउंट आगे चल करके नहीं रिकवर होता है तो कम से कम 30,000 रुपये मुझे अलग रखने पड़ेंगे इस अकाउंट के लिए, ताकि अगर कुछ दिक्कत होती है तो कम से कम 30,000 रुपये मेरे पास होंगे ताकि मैं उसको इसमें जोड़ करके सर्वाइवल कर पाऊँ फ्रेंड्स। ओके, प्रोविजनिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे जैसे समय बीता, 2 लाख का अकाउंट अगर मान लीजिए ये डाउटफुल में चला गया, अब हुआ कि 50% की प्रोविजनिंग करिए, तो बैंक क्या करेगा, 1 लाख रुपये, 2 लाख का आधा यानी 50%, 1 लाख रुपये का प्रोविज़न कर देगा कि हाँ ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से डेबिट होता है फ्रेंड्स। आपका प्रोविजनिंग करने का कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है। जो लोग ब्रांचों में काम करते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमने NPA के बारे में यहाँ पर अच्छे से समझ लिया। बिलफुल डिफ़ॉल्टर किसे कहते हैं, ऐसा आदमी जो पैसा देना चाहता है ना। 2 तरीके की बातें होती हैं, एक तो कोई चाहता है कि पैसा हम दे दें, और एक चाहता है इंटेंशनली नहीं वापस करना चाहता है, रीजन बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द बारोअर, अगर उसके कंट्रोल के बाहर है। एक तो ये होता है कि कस्टमर पैसे वापस करना चाहता है लेकिन उसका बिजनेस ही नहीं चल पा रहा है, इसलिए पैसे नहीं वापस कर पा रहा है। और दूसरा होता है कि बिजनेस चल रहा है, पैसे भी हैं लेकिन वो देना नहीं चाहता जानबूझकर। तो जो पैसे जानबूझकर नहीं देना चाहता उसे ही फ्रेंड्स हम बिलफुल डिफ़ॉल्टर कहते हैं। अब कुछ डेफिनेशन दी है RBI ने कि बिलफुल डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में हम कब कब रख सकते हैं किसी बारोअर को। तो जैसे देखिए इसमें पहली कैटेगरी तब होगी कि मतलब वो पैसे वापस करना है टू लेंडर इवन
व्हेन ही हैज़ कैपेसिटी टू ऑनर द सेट ऑब्लिगेशन। जो जिसने पैसे, बारोअर ने पैसे लिए हुए हैं, उसके पास कैपेसिटी है पैसे को लौटाने की, फिर वापस नहीं करना चाहता है, तो उसे विलफुल डिफॉल्टर कह सकते हैं। या फिर दूसरा केस होगा कि उसने क्या किया कि पैसे ले लिए, पैसे तो ले लिए, लेकिन उसने क्या किया, फंड को उस पर्पज के लिए यूटिलाइज नहीं किया जिस पर्पज के लिए उसने लोन लिया था, बल्कि उसको डाइवर्ट कर दिया किसी और पर्पज के लिए। जैसे आपने लोन, हाउसिंग लोन लिया था, लेकिन आपने परचेज कार कर ली है, तो भी आपको विलफुल डिफॉल्टर मान लिया जाएगा। आपके पास में पैसे हैं, हर महीने 10,000 रुपये आपको देने की कैपेसिटी है, लेकिन आप दे नहीं रहे हैं, आपको विलफुल डिफॉल्टर मान लिया जाएगा। विलफुल डिफॉल्टर तभी मान लेंगे जब आपने पैसे को सही जगह पर यूटिलाइज नहीं किया, गलत जगह पर या फिर किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज कर लिया, फंड को डाइवर्जन कर दिया, तो उसे भी आप विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। उसके बाद में तीसरा केस ये हो सकता है, फंड्स आर अवेलेबल यूनिट अदर फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फंड का साइफनिंग कर ली गई है, मतलब कहने का गमन कर दिया गया ना, पैसा गमन कर दिया गया है, मतलब जो भी पैसा था वो गायब ही हो गया है। ना तो आपने हाउसिंग लोन के लिए पैसे लिए थे, ना तो आपने हाउस बनवाया, और ना ही कोई और एसेट क्रिएट किया, जिससे मतलब कार भी नहीं खरीदी, कुछ किया ही नहीं, वो पैसा कहाँ गया पता ही नहीं है। तो इसे ही कहते हैं गबन कर देना, मतलब पैसा ही गायब हो गया, एकदम पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गया है। तो उसे भी विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में रखेंगे, ऐसे बारोअर को भी हम विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद में चौथा केस विलफुल डिफॉल्टर का वो होगा, उसमें क्या हो रहा है कि जो पैसे आपने दे दिए उसको, उससे जो भी उसने फिक्स एसेट या इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह बनाई, उसको बैंक की जानकारी के बगैर ही बेच दिया, गायब कर दिया, हटा दिया, तो उससे भी जो है विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया, रिमूव कर दिया मूवेबल फिक्स एसेट या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी थी, मतलब जैसे हाउसिंग लोन आपने लिया, तो अपना हाउसिंग लोन लिया और आप मान लीजिए आपने घर भी गिरवी अपना रखा था, तो क्या किया, जो घर गिरवी रखा था वो भी बेच दिया, जो हाउसिंग लोन लिया था वो तो हाउस बनाया ही नहीं। तो ऐसे लोगों को भी विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में रखा जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो विलफुल डिफॉल्टर अगर हम कहें तो जो जानबूझकर पैसे नहीं लौटाना चाहते हैं उन्हें विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। आरबीआई ने कुछ कैटेगरी डिसाइड की हुई है कि विलफुल डिफॉल्टर में किसको किसको रख सकते हैं। कैसे ये जानेंगे कि जानबूझकर कर रहा है, तो उस केस में 3-4 कैटेगरी हैं। एक तो पैसे देने की क्षमता है पर पैसे नहीं वापस कर रहा है, तो आरबीआई कहता है आप इसे विलफुल डिफॉल्टर कह दीजिए। दूसरा, आपने फंड लिया तो है, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया था उस पर्पज़ के लिए लोन को यूटिलाइज नहीं किया, तो भी आपको विलफुल डिफॉल्टर ही कहा जाएगा, जानबूझकर पैसे ना लौटाने वाला माना जाएगा। उसके बाद में आपने पैसा लिया लेकिन उसका गमन ही कर दिया, ना तो कोई जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया था वही काम किया, ना कोई और काम किया, पैसा कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है, साइफॉन ऑफ हो गया, मतलब पैसे का गमन हो गया, तो भी आप विलफुल डिफॉल्टर कहलाएंगे। या चौथी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया था ना तो वही प्रॉपर्टी मिल रही, जो और प्रॉपर्टी आपने जो है बैंक के साथ में गिरवी रखी थी वो भी प्रॉपर्टी आपने बेच दी है, किसी को दे दी है, वो भी प्रॉपर्टी अगर नहीं मिल रही तो उसे भी फ्रेंड्स हम विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। अब डाइवर्जन ऑफ फंड की एक बात की थी हमने ना, कि फंड का डाइवर्जन हो गया, जिस पर्पज़ के लिए आपने लोन लिया था उसको ना यूज करके किसी और पर्पज़ के लिए यूज कर लिया। तो यहाँ पर भी एक क्राइटेरिया है कि किस किस केस में हम डाइवर्जन ऑफ फंड कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपने यूटिलाइजेशन ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, आपने शॉर्ट टर्म कम समय के लिए वर्किंग कैपिटल का फंड लिया और उसे लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर दिया बिना बैंक को बताए हुए, तो उसे भी डाइवर्जन ऑफ फंड कहते हैं। डाइवर्जन ऑफ फंड का मतलब हुआ, देखिए हो रहा है क्या कि शॉर्ट टर्म का लोन लिया हुआ था और लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से यूज कर लिया है ना। शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल का लोन फंड लिया था, मतलब कहने का ये हुआ कि डे टू डे रूटीन ऑपरेशन को करने के लिए, मतलब जैसे फैक्ट्री है आपकी, तो दिन में जो भी सामान बनता है मान लीजिए, तो उसके लिए जो आपको सामान खरीदना था उसको ना खरीद करके आप क्या कर रहे हो, आपने फिक्स एसेट मशीनरी वगैरह खरीद ली जो कि लॉन्ग टर्म पर्पजेज के लिए हैं, तो वो भी आपका फंड का डाइवर्जन कहलाता है। भले ही उसने पैसे अपनी ही फैक्ट्री में लगाए हैं, लेकिन चूंकि शॉर्ट टर्म के लिए कहा था और यूज लॉन्ग टर्म के लिए कर लिया है, तो ये भी डाइवर्जन ऑफ फंड कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि जिस पर्पज़ के लिए जो है लोन सैंक्शन किया था उसको ना करके आपने जो है किसी और काम के लिए यूज कर लिया पैसे को, तो भी वो डाइवर्जन कहलाता है। उसके बाद में जो पैसे आपको दिए गए थे, आपकी मेन कंपनी को दिए गए थे, उसको ना उसने ना यूज करके अपनी सब्सिडरी या ग्रुप कंपनी को पैसे दे दिए, है ना। जैसे कोई बड़ी कंपनी है, मान लीजिए ABC कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसकी बहुत सारी सब्सिडरी हैं। लोन ABC ने लिया, लेकिन यूटिलाइज उस लोन का यूटिलाइजेशन उसने क्या किया, दूसरी कंपनी, छोटी अपनी सब्सिडरी कंपनी में कर दिया, तो ये भी फंड का डाइवर्जन ही कहलाता है।
इसके अलावा जो पैसे हैं वो बैंक के खाते में ना आकर के किसी दूसरे मेंबर बैंक के खाते से जो है आप राउट कर रहे हैं, मतलब पैसा का लेन देन आप जो है, जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया हुआ है केनरा बैंक से, तो अब आप क्या कर रहे हैं, जो पैसे का लेन देन कर रहे हैं वो केनरा बैंक के खाते का नहीं यूटिलाइजेशन करके किसी और बैंक के, मान लीजिए SBI बैंक के अकाउंट में पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो ये भी फंड का डाइवर्जन ही माना जाता है। ठीक है। उसके अलावा किसी बैंक कंपनी के शेयर खरीद लिए आपने, है ना, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए बिना बैंक को बताए हुए, तो वो भी फंड का डाइवर्जन कहलाता है फ्रेंड्स। ओके, तो फंड का डाइवर्जन किन की केस में माना जाता है? अगर मान लीजिए आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया हुआ था और लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए यूज कर लिया, तो फंड का डाइवर्जन मान लिया जाएगा। जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया था उस पर्पज़ के ना करके किसी दूसरे पर्पज़ में आपने लोन को यूज कर लिया, आपने लिया कार लोन था लेकिन बनवा हाउस लिया, तो ये भी आपका फंड का डाइवर्जन कहलाएगा। मेन कंपनी ने लोन लिया लेकिन यूटिलाइजेशन उसका सब्सिडरी में करवा दिया, ग्रुप कंपनी में करवा दिया, ये भी फंड का डाइवर्जन कहलाएगा। जो मेन बैंक है उसको छोड़ करके अदर बैंक के अकाउंट में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसे का लेन देन उसके खाते से कर रहे हैं, मेन बैंक के खाते से नहीं कर रहे हैं, तो ये भी फंड का डाइवर्जन माना जाता है। किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए बिना बैंक की परमिशन से, तो ये भी फंड का डाइवर्जन कहलाता है फ्रेंड्स। ओके, साइफनिंग ऑफ द फंड्स मतलब वही पैसे का गमन होना। पैसे का गमन होना मतलब ऐसी एक्टिविटी में खर्चा कर दिया आपने पैसा जो कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही नहीं है, तो उसे ही पैसे का गमन कहते हैं, साइफनिंग ऑफ द फंड कहते हैं। जैसे आपने लोन लिया था, हाउसिंग लोन लिया मान लीजिए 50 लाख रुपए का, अब ना तो आपने घर बनवाया, ना कोई कार खरीदी, ना कुछ किया ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि ये 50 लाख रुपए कहाँ यूटिलाइज कर दिए, गायब ही हो गए, तो उसे ही फ्रेंड्स साइफनिंग ऑफ फंड कहते हैं। ठीक है। अब अगला टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि बिलफुल डिफॉल्टर की फोटोग्राफ पब्लिशिंग के बारे में क्या गाइडलाइन होती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सिंपल सी गाइडलाइन ये है कि पहला, किसी भी बैंक को ये मेक श्योर करना होगा कि उसे बिलफुल डिफॉल्टर की अगर फ़ोटो पब्लिश करनी है तो उसे RBI की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही करनी होगी। RBI की जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग वो जो है फ़ोटो पब्लिश करेगा। तो एक लैंडिंग इंस्टीट्यूट कैन कंसिडर पब्लिकेशन ऑफ फोटोग्राफ ओनली दोज बारोअर, है ना, मतलब फ़ोटो पब्लिश कर सकते हैं उन बारोअर के इंक्लूडिंग प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, गारंटर, है ना, जो भी ये सभी लोग हैं इनकी फ़ोटो आप पब्लिश कर सकते हैं, हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर फॉलोइंग द मैकेनिज्म सेट आउट बाय RBI इंस्ट्रक्शन। तो RBI की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, यहाँ पर कोई गाइडलाइन दी नहीं गई है फ्रेंड्स, केवल ये बताया जा रहा है कि RBI ने जो गाइडलाइन, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है कि 25 करोड़ से ऊपर का लोन होना चाहिए, है ना, और जो है पिछले 3 साल से जो है पैसा नहीं लौटना चाहिए या लॉस कैटेगरी में होना चाहिए, इस तरीके के अगर कंडीशंस हैं तो RBI जैसा भी गाइडलाइन बनाए उस गाइडलाइन के हिसाब से ही बैंक चाहे तो अपने विलफुल डिफॉल्टर की फ़ोटो पब्लिश कर सकता है। और फोटो किनकी, जो प्रोप्राइटर है, जो पार्टनर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो गारंटर हैं, उनकी जो है फ़ोटो पब्लिश की जा सकती है विलफुल डिफॉल्टर के रूप में। यहाँ पर एक बात है कि जो नॉन होल टाइम डायरेक्टर होते हैं उनको जो है छोड़ दिया जाता है विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट से, यानी फुल टाइम डायरेक्टर को तो लिया जाता है, फुल टाइम डायरेक्टर को ले लिया जाएगा विलफुल डिफॉल्टर में, लेकिन जो फुल टाइम डायरेक्टर नहीं हैं उनको जो है इस विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट से छोड़ दिया जाता है। तो पहली गाइडलाइन ये कहती है कि RBI जैसा फॉर्मुलेशन करेगी उसे हमें ये डिसाइड करना है कि बिलफुल डिफॉल्टर की फ़ोटो पब्लिश करनी है या नहीं करनी है। दूसरा, बैंक खुद अपनी गाइडलाइन बना सकता है। दूसरा, ये अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन से, अप्रूवल से अपनी खुद की पॉलिसी बना सकता है कि वो किसकी जो है फ़ोटो पब्लिश करना चाहता है, किसकी फ़ोटो पब्लिश नहीं करना चाहता है ना। तो जैसे लैंडिंग इंस्टीट्यूशन सेल फॉर्मुलेट अ पॉलिसी विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन से जो पॉलिसी बनानी होती है, which clearly set out criteria based on which decision to publish the photograph of a person is covered in paragraph 1, है ना। तो जो पैराग्राफ 1 में जो लोग हैं उनको कवर करता है, above will be taken by them so that approach is neither discriminatory nor inconsistent। जो अप्रोच होनी चाहिए बैंक की, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, किसी के प्रति जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ कि RBI की गाइडलाइन के हिसाब से हमें फ़ोटो पब्लिश करनी है। दूसरी गाइडलाइन ये होती है कि अब बैंक खुद भी अपनी पॉलिसी बना सकता है और उसी पॉलिसी के हिसाब से वो फ़ोटो पब्लिश कर सकता है। कोई अभी तक मैंने आपको बताया कि इसमें कोई ऐसी कंडीशन दी नहीं गई है, सिर्फ बातें बताई जा रही हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा
मतलब इसके अलावा लेंडिंग इंस्टीट्यूट सरनाल पब्लिश फोटोग्राफ एनी अदर डिफॉल्टिंग बारो, किसी और की फ़ोटो नहीं छापनी होती है, यानी बिलफुल डिफ़ाल्टर के अलावा और किसी की फ़ोटो छापने की परमिशन नहीं होती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा क्या कि बिलफुल डिफ़ाल्टर की फ़ोटो छापने के बारे में हमने क्या बताया आपको। पहला तो ये, क्योंकि ये सेंसिटिविटी होती है ना भाई, किसी की फ़ोटो आप छाप देंगे तो वो दिक्कत हो सकती है, गारंटेड की फ़ोटो छाप दी उससे उसकी बदनामी होती है, तो इसलिए इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली जो है एनालाइज किया जाता है। तो आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है, अगर उस हिसाब से बिलफुल डिफ़ाल्टर उस क्राइटेरिया में आता है तो उसकी फ़ोटो पब्लिश कर दीजिए, या आपकी खुद की पॉलिसी बना लीजिए और उसके हिसाब से आपको लगता है इसकी फ़ोटो पब्लिश करनी चाहिए, मतलब कि 500 करोड़ रुपए से ऊपर का लोन होना चाहिए, लोन जो है डाउटफुल कैटेगरी में होना चाहिए, है ना, इस तरीके की, या पिछले 3 साल से लॉस मेकिंग कंपनी होनी चाहिए, तो इस तरीके क्राइटेरिया बना लीजिए और उसके हिसाब से आप फ़ोटो पब्लिश कर सकते हैं। और इसके अलावा और किसी भी जो है बारोवर की फ़ोटो आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में आता है नॉन कोऑपरेटिव बारोवर। अब नॉन कोऑपरेटिव बारोवर क्या होता है फ्रेंड्स, जो कोऑपरेट ना करे, ऐसा ऐसा उधार लेने वाला कस्टमर जो हमसे कोऑपरेट ही ना करे, उसे ही नॉन कोऑपरेटिव बारोवर कहते हैं। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे मतलब आप रिकवरी करने जाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है क्या नहीं अवेलेबल है, सारे आपकी मेहनत को बेकार कर देता है। देयर ड्यू टू प्रोवाइडिंग नॉट प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सार्ट, जो आप जानकारी मांगते हैं उस बारोवर से वो जानकारी आपको नहीं देगा। डिनाइंग एक्सेस टू एसेट फाइनेंस, जो एसेट फाइनेंस किया है आपने, जो है 10 बीघे खेत या जो है 10 एकड़ खेत जो फाइनेंस किए हैं, उस खेत में आपको जान ही नहीं दे रहा है। जिस फैक्ट्री को आपने फाइनेंस करके बनवाया हुआ है उस फैक्ट्री में वो आपको एंटर ही नहीं करने देगा कि आप वहाँ पे स्टॉक देख सको, कितनी मशीनरी लगी है, क्या है, कुछ देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो मना कर रहा है आपको, डिनाइंग एक्सेस ही नहीं करने दे रहा है। जो आपको कोलेट्रल किया हुआ है, उसने कोई हाउस आपके नाम पे कोलेट्रल किया, उस घर में आपको एंट्री ही नहीं दे रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिंग द सेल ऑफ सिक्योरिटीज, आप जो सिक्योरिटी है उसको बेचना चाहते हैं, जो घर उसने गिरवी रखा उसको आप बेचना चाहते हैं, लेकिन उसको वो बेचने नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसी तरीके के बारोवर को ही फ्रेंड्स नॉन कोऑपरेटिव बारोवर कहते हैं। तो नॉन कोऑपरेटिव बारोवर वो होता है जो कोऑपरेट ना करे, आप रिकवरी करना चाहते हैं लेकिन वो आपको कर नहीं देता, क्योंकि आप जो जानकारी चाहते हैं वो ना तो आपको जानकारी देगा, जो एसेट आपने जिस पर लोन दिया हुआ है, जिस आपके लोन से जो एसेट बना हुआ है उसका एक्सेस नहीं देगा, आपको उस फैक्ट्री में एंट्री नहीं करने देगा, ना कोलेटरल सिक्योरिटी को आपको विजिट करने देगा, है ना, आप बेचना चाहते हैं सिक्योरिटी को, उसको बेचने भी देगा नहीं देगा, उसमें भी बाधा उत्पन्न करेगा। तो ऐसे बारोवर्स को हम नॉन कोऑपरेटिव बारोवर कहते हैं। और इन एफर्ट नॉन कोऑपरेटिव बारोवर डिफॉल्ट हो डिलिबरेटली, है ना, मतलब कहने का ये हुआ कि आपके रास्ते में एक दीवार खड़ी करने की वो कोशिश करता है, ताकि आप चाहे जितना एफर्ट लगा लो रिकवरी ना कर पाओ। ठीक है, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं किसी भी बारोवर को नॉन कोऑपरेटिव बारोवर डिक्लेयर करने के लिए। और नॉन कोऑपरेटिव बारोवर की इन्फॉर्मेशन किसको दी जाती है, तो सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट को, CRILC को दी जाती है। किसको दी जाती है फ्रेंड्स, CRILC को दी जाती है। किसकी इन्फॉर्मेशन, नॉन कोऑपरेटिव बारोवर की। जो नॉन कोऑपरेटिव बारोवर होता है उसकी जानकारी सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट को दी जाती है। तो पहली बात इसमें जो होती है कि नॉन कोऑपरेटिव बारोवर किसे कहते हैं, तो जिसकी फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड दोनों मिला करके जो लिमिट है वो 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा हो। 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा का लोन जिसने लिया हुआ है उसे ही हम नॉन कोऑपरेटिव बारोवर कह सकते हैं। अब किसी ने अगर 1 करोड़ रुपए लिए हुए हैं और वो आपको अब जो जानकारी मांग रहे हो वो नहीं दे रहा है या अपनी फैक्ट्री में नहीं एंट्री करने दे रहा, तो उसे हम नॉन कोऑपरेटिव बारोवर की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि कम से कम जो लोन होना चाहिए वो 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो कट ऑफ लिमिट क्या है किसी भी बारोवर को नॉन कोऑपरेटिव बारोवर डिक्लेयर करने की, 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद में जब भी क्वार्टर ख़त्म होगा उसके 21 दिन के अंदर अंदर में ही ऐसे बारोवर की इन्फॉर्मेशन CRILC को दे दी जानी चाहिए। कितने दिन में, 21 दिन में। जब भी क्वार्टर ख़त्म होगा, है ना, जैसे Q3 ख़त्म हुआ उसके 21 दिन के अंदर अंदर, क्वार्टर ख़त्म होने के 21 दिन के अंदर अंदर में आपको नॉन कोऑपरेटिव बारोवर की जानकारी CRILC क्रेडिट सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट को दे देना होता है। उसके बाद में बोर्ड ऑफ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिव्यू करना होता है हाफ ईयरली बेसिस पर नॉन कोऑपरेटिव बारोवर का स्टेटस। मतलब कहने का हो सकता है कोई बारोवर पहले नॉन कोऑपरेटिव था लेकिन अब उसकी स्थिति सुधरी होगी तो वो फिर से कोऑपरेट करने लगा कि ठीक है आप इंस्पेक्शन वगैरह कर सकते हैं, देख लीजिए मेरी फैक्ट्री में क्या क्या है। तो हर 6 महीने बाद हमें नॉन कोऑपरेटिव बारोवर का स्टेटस बराबर
रिव्यू करते रहना होता है फ्रेंड्स। ओके, तो इससे आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन मिल सकते हैं फ्रेंड्स। एक तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि नॉन कोऑपरेटिव बारोअर होने के लिए मिनिमम कितने का लोन होना चाहिए, तो फ्रेंड्स 5 करोड़ का होना चाहिए। दूसरा, CRILC को नॉन कोऑपरेटिव बारोअर की इन्फॉर्मेशन किसको दी जाती है, तो CRILC को दी जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। और ये कितने दिन में, 21 दिन में, 21 दिन के अंदर दी जानी होती है। कब से 21 दिन जोड़ते हैं, जब क्वार्टर ख़त्म होता है, जब भी वो मतलब आपका Q1, Q2, Q3, Q4 जो होते हैं आपके, वो जब भी ख़त्म होते हैं उसके बाद में 21 दिन के अंदर ये जानकारी देनी होती है। और नॉन कोऑपरेटिव बारोअर जो होते हैं उनका जो स्टेटस है उसको कितने दिन बाद रिव्यू करना चाहिए फ्रेंड्स, तो हर 6 महीने बाद उसको हमें रिव्यू करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।